नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जवीर एसएसटी और जीएस की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चनों के साथ में। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बेटा दिया गया है कि जब फ्रांस छींकता है, क्या कहा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में, सारे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है? कहा गया मेटरनिक, जोसेफ गैरीबाल्डी बाल्डी, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट और ऑटोमन बिस्मार्क। बेटा ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और ये ऑटोमन बिस्मार्क कहाँ का था? तो ये जर्मनी का, जर्मनी का। और जर्मनी के एकीकरण में बेटा, एकीकरण में इसका अहम रोल था। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम रोल किसका था? जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क था, ऑटोमन बिस्मार्क था। और गैरीबाल्डी ने इटली का एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी, इटली का के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? तो ये बेटा फ्रांस से, फ्रांस से, ठीक है। आंसर इसका राइट क्या होगा? मेटरनिक। क्या होगा? मेटरनिक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों का कि जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? क्या विलियम प्रथम की थी? क्या ऑटोमान बिस्मार्क की थी? क्या जोसेफ गैरीबाल्डी की थी? क्या काफूर की थी? किसकी थी? कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटोमन बिस्मार्क की थी, ऑटोमन बिस्मार्क की थी, ठीक है। और ये क्या था? विलियम प्रथम जो था वो जर्मनी का चांसलर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला दिया गया है कि ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन में कॉर्न लॉ, कॉर्न माने क्या होता है बेटा? कॉर्न माने होता है बेटा मक्का। क्या होता है? मक्का, ठीक है। हम कहते हैं नहीं कि पॉपकॉर्न, ठीक है। तो कॉर्न माने क्या होता? मक्का। तो ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? क्या जनसंख्या में वृद्धि थी? देखिएगा, क्या जनसंख्या में वृद्धि थी? क्या उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध था? क्या कॉर्न आयात पर नियंत्रण था? क्या कृषि उत्पादों की अधिकता थी? बताइए, समाप्त करने का क्या मुख्य कारण क्या था? ठीक है। तो कॉर्न लॉ का संबंध किससे है? ब्रिटेन से है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्न लॉ कानून किससे देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से है। इसका क्या था कि उद्योगपतियों और शहरियों का क्या था? विरोध था। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, बी आपका क्या होगा? राइट होगा। अगला दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 1940 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में। 1940 है, 1942 है, 1943 है, 1944 है। कौन सा होगा इसका आंसर? तो बेटा होगा 1944। 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है, ठीक है। और इसी के जरिए 1945 में विश्व बैंक की भी स्थापना होती है। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गुलामगिरी, गुलामगिरी नामक पुस्तक, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? गुलामगिरी पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? क्या जाति व्यवस्था से? क्या सांप्रदायिकता से है? क्या अस्पृश्यता से है? क्या बाल विवाह से? बताइए। गुलामगिरी किससे संबंधित? ये बेटा जाति व्यवस्था से। गुलामगिरी किसकी है? तो गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फूले की।
फूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया गया है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। बेल्जियम सरकार में सत्ता, सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की क्या है, साझेदारी है। पहला ऑप्शन दिया गया है बेटा सामाजिक, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। दूसरा दिया है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। बताइएगा बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा डी, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है। क्या लोकसभा को दिया गया है, क्या विधानसभा को दिया गया है, क्या दिल्ली विधानसभा को दिया गया है, क्या ये सभी। 33% आरक्षण 2023 में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा डी, ये सभी को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया गया है सांप्रदायिकता। क्या दिया गया कि सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि राष्ट्र को, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। दूसरा दिया गया है किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए। सी ऑप्शन दिया गया सभी धर्मों का समान आदर किया जाए। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बताइए कौन सा हो सकता है। पहला क्या दिया गया, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है, तो धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। धर्म को राष्ट्र का क्या कर दिया जाए, आधार मान लिया जाए, तब समस्या प्रारंभ होती है। या दिया गया है किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए और सभी धर्मों का समान आदर किया जाए। ये तो अच्छी बात है। समस्या कहां प्रारंभ होगी, पहला और दूसरा दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में दिया गया धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब समस्या प्रारंभ होगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया गया है किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए तब भी समस्या प्रारंभ होगी सांप्रदायिकता की। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारत में कुल कितने हैं, तो कुल कितने हैं, क्या 4 हैं, क्या 5 हैं, क्या 6 हैं, क्या 7 हैं। तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल, देखो कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनेगा इसकी मान्यता जो है निर्वाचन आयोग देता है। आर्टिकल, निर्वाचन आयोग का संबंध कौन, अनुच्छेद कौन सा है, तो 324 से संबंधित है। निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है कौन राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी है, कौन क्षेत्रीय पार्टी है, कौन प्रांतीय पार्टी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने वर्तमान में है, तो सी ऑप्शन सही होगा, 6 वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया गया है, अगला दिया है निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र से नहीं है, तो नहीं किसका संबंध है, तो पहला ऑप्शन दिया गया उत्तरदायी शासन। क्या उत्तरदायी शासन का संबंध लोकतंत्र से नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, कानून के समक्ष समानता। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा सही। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन और कानून के समक्ष समानता। क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बेटा बहुसंख्यकों का शासन। ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि बहुसंख्यक शासन करेंगे अल्पसंख्यक शासन नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक, बहुसंख्यक शासन करेंगे अल्पसंख्यक शासन नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा कहीं लोकतंत्र का ये क्या संबंध नहीं है लोकतंत्र से। ठीक, अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। ऑप्शन पहला दिया गया है पंजाब है, हरियाणा है दूसरे ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश के मैदान है और उत्तराखंड है। देखो सोपानी खेती या सीढ़ीदार खेती उन जगहों पर की जाती है जहां
ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ठीक है, समतल जमीन नहीं होती है, ठीक, तो वहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, जिसे सोपानी कृषि भी कहा जाता है, सोपानी खेती भी कहा जाता है। आई बात बच्चा मेरे समझ में? ठीक है, हाँ, फटाफट लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मजेदार तरीके से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को और ही अच्छे तरीके से करते रहिएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है, किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी कृषि की जाती है? जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, तो इसमें से कौन सा पहाड़ी ज्यादा दिख रहा है तुमको? उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि की जाती, यानी सीढ़ीदार कृषि की जाती मेरे बच्चे, मेरे लाल। अगला दिया गया क्वेश्चन कि भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? ठीक है, भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? तो देखो 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में। भारतीय वन जीवन रक्षण यानी वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? देखो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अधिनियम ये कब लागू होता है? तो 1986 में। और वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? 1972 में। कब होता है? 1972 में लागू होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अगला दिया गया है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणीय राज्य है? क्या बॉक्साइट का है, क्या कोयले का है, क्या लौह अयस्क का है, क्या अभ्रक का है? ठीक, किसका है? तो ये बॉक्साइट का है पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? क्या रबर है, क्या मक्का है, क्या कपास है? देखिएगा काली मिट्टी ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मिलेगी आपको। काली मिट्टी कहां पर मिलेगी? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और काली मिट्टी के लिए सबसे सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बेटा कपास। कौन सी? कपास। और कपास उगाई सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, कपास ज्यादा उगाई जाती है, इसी वजह से इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? कपासी मृदा कहा जाता है, कपासी मृदा कहा जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? तो कपास होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास उगाई जाती है। ठीक है, आगे चल, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा और विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश? कौन सा है जो इन पाइपलाइनों से नहीं जुड़ा हुआ है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, कौन सा राज्य? ठीक, बताइए। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब यानी कि कमेंट, लाइक कमेंट सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिएगा। हाँ, और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर लें। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर होगा बेटा? सी आंसर होगा सही, महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे दिया है किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्या प्रति व्यक्ति आय पर, क्या औसत साक्षरता पर, क्या स्वास्थ्य स्थिति पर, क्या ये सभी? ठीक है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, अगला देखिएगा कि दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? कि दुग्ध उत्पादक कि दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? क्या पूछ रहा है? क्या प्राथमिक क्षेत्रक में, क्या द्वितीय क्षेत्रक में, क्या तृतीय क्षेत्रक में, क्या चतुर्थ क्षेत्रक में?
देखो कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सबकी सब प्राथमिक क्षेत्रक में आएंगी। जो विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र होगा वो तृतीय क्षेत्र में आएगा, और जो सेवा क्षेत्र ट्रांसपोर्ट का काम होगा, बैंक का काम होगा, यानी कि जो अपनी क्षमता के प्रशिक्षण के माध्यम से जो क्रियाएं की जाती वो सब की सब सेवा क्षेत्रक में यानी तृतीय क्षेत्रक में आएगा। सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ प्राप्त होता है तो प्राथमिक क्षेत्रक में मिलेगा। और सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कहाँ से इन्वेस्ट होता है यानी पैसा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कमाने को मिलता है तो सेवा क्षेत्रक में होता है। ठीक है, डॉक्टर हुए, वकील हुए, इंजीनियर हुए, सब है बड़े बड़े, तो ये सब कैसे होते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात मेरी बच्चा समझ में आई होगी तो आप आंसर निकाल सकते हो कि दूध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो बेटा प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि से संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे कह दिया जाए कि मछली पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ये सब कैसे हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फसलें, कोई भी फसल की जाती है प्राथमिक क्षेत्र का, फसल का उत्पादन करने के बाद में वो औद्योगिकरण उसका हो जाता है फैक्ट्री में जाकर के, जैसे गेहूं हुआ तो प्राथमिक क्षेत्र, गेहूं से जब हम लोग मार्केट में जाता है, फैक्ट्रियों में जाएगा तो ब्रेड बन जाएगा, तो ब्रेड हो जाएगा किसमें, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और ब्रेड को इधर से उधर पहुंचाना, किस तरीके से इसे बेचना है, कितने में बेचना है, ये सारी व्यवस्थाएं करना, ये क्या हो जाता है, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ऋण औपचारिक स्रोतों में शामिल है। औपचारिक स्रोतों में कौन सा ऋण शामिल होता है, तो याद रखना, क्या बैंक है औपचारिक, क्या साहूकार है, क्या नियोक्ता है, क्या व्यापारी है। ये भी बात समझ लेना, जैसे हम लोग पैसा किसी से ऋण लेते हैं, एक तो लेते हैं हम किसी सगे संबंधी रिश्तेदारों से लेते हैं, तो कोई रेट का फिक्स, ब्याज का दर कोई फिक्स नहीं होता है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती। उन्होंने कहा हम भैया 10 रुपया सैकड़ा देंगे, कोई कह रहा है कि 5 रुपया सैकड़ा देंगे, है, और वसूली का कोई हिसाब किताब नहीं, पैसा ले लिया, पता चला वसूलने में नानी याद आ गई। ठीक है, और हम जब बैंक से पैसा लेते हैं तो एक ठोस बैंक हमें तभी पैसा देती है जब हमें हमारे ठोस कागज, यानी कि कोई ना कोई खेती के कागज या कोई ना कोई ऐसी चीज वो उसके पास में होती है, रखी जाती है, कागज दिए जाते हैं, जिससे कि पैसा वसूलने में बैंक आसानी रहती है। ठीक है, और हम जब किसी रिश्तेदार से या दोस्त या सगे संबंधियों से लेते हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, डूबने का ज्यादा चांस रहता है। तो ये एक होता अनौपचारिक, एक होता औपचारिक। औपचारिक में है विधिवत तरीके से एक निश्चित रेट होगा, कितने ब्याज पे हम देंगे, कितने पे, ये सारी व्यवस्थाएं कौन, औपचारिक ऋण कौन देता है बेटा, बैंक देता है। साहूकार और नियोक्ता व्यापारी ये नहीं, ये तो सब अनौपचारिक ऋण देते हैं, ये सब अनौपचारिक ऋण देते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, बात समझ में आई हो तो यस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग चलिए, अगला दिया गया, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की प्रथम तरफ से करेंसी जारी करता है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कौन करेंसी जारी करता है, दिया गया ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, भारत सरकार, और राज्य सरकार और राज्यपाल, कौन जारी करता है, केंद्र सरकार की तरफ से कौन जारी करेगा, तो केंद्र सरकार की तरफ भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा। इसकी स्थापना कब होती है तो 1935, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1935 होती है, रॉयल कमीशन के बाद में। ठीक, रॉयल कमीशन बनाया गया था, उसके बाद में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, 5 करोड़ धनराशि से। आगे चलिएगा, आगे आइए कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है, सामान्य तरीका क्या है, अगर विश्व में देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है निवेश का, तो क्या है, नई कंपनियों की स्थापना करना है, क्या स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना है, क्या स्थानीय कंपनी से साझेदारी करना है, क्या विकासशील देशों पर कब्जा कर लेना है, क्या करना है, तो स्थानीय कंपनियों से के साथ में क्या कर लेना है, साझेदारी कर लेना है, स्थानीय कंपनियों से क्या करना है, साझेदारी कर लेना। ठीक, ये होता बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला देखो क्वेश्चन क्या आया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1789 में, बेटा 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, यानी कि 5 मई को
प्रारंभ हो जाती 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को फ्रांस में प्रारंभ हो जाती है और 14 जुलाई को बेटा 1789 में क्या होता है कि बास्तील के किले को ध्वस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस समय जो राष्ट्र की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? क्या फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। बताइए कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम था? है राष्ट्र की भावना को जागृत करने वाला यूरोप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है बेटा फ्रांस। फ्रांस नाम है और फ्रांस में एक शासक था, निरंकुश शासक था, आयुक्त शासक था जिसका नाम था लुई 16 ने उसके अत्याचार की वजह से 1789 में फ्रांस में क्या होती है? क्रांति होती है और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। तो इसका क्या परिणाम है? तो याद रखना, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, आगे देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो दिया गया हिटलर है, बिस्मार्क है, मुसोलिनी है और गैरिबाल्डी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? हिटलर कहाँ का था बेटा? ये भी जर्मनी का था। बिस्मार्क कहाँ का था? ये भी जर्मनी का था और मुसोलिनी भी, और गैरिबाल्डी इटली का। तो यहां पर ऑटो वन बिस्मार्क, ये बता रहे कि बहुत बड़ा कलाकार व्यक्ति था, एक साथ 5 गेंदों को उछाल देता था, कोई भी जमीन पर नहीं गेंद गिरती थी, बड़ा ही कलाकार व्यक्ति था। जैसे भारत का ऑटोमन किसे कहा, बिस्मार्क किसे कहा जाता? सरदार पटेल को कहा जाता है, जिन्होंने 566 रियासतों को ये भारत में संगठित किया था। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रांतों में, क्षेत्रों में बटा हुआ था जर्मनी भी, और उसको एकत्रित करने में ऑटो वन बिस्मार्क का अहम रोल था। इसी वजह से जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का जनक बेटा ऑटो वन बिस्मार्क को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। आइए, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी और विवेकानंद। ठीक है, कौन है आनंद मठ उपन्यास के लेखक? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ जिन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा, राष्ट्रीय गान लिखा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। ठीक, आगे चलिए। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, महामंदी का सबसे बुरा असर कहां पड़ा? किस क्षेत्र पर पड़ा? क्या परिवहन पर पड़ा, क्या कृषि क्षेत्र पर पड़ा, क्या तकनीकी पे पड़ा, क्या इनमें से कोई नहीं? कब प्रारंभ होती है? तो 1929 से प्रारंभ होती है और 1934 तक चलती है महामंदी। तो महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस क्षेत्र में? परिवहन क्षेत्र पर पड़ा, कृषि क्षेत्र पर पड़ा, तकनीकी क्षेत्र पर पड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र पर पड़ा? तो याद रखना, कृषि क्षेत्र पर पड़ा, कृषि क्षेत्र पर महामंदी का स्कोप। ठीक है, अगला दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां हुई थी? क्या फ्रांस में हुई थी, क्या इटली में हुई थी, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, क्या ब्रिटेन में हुई थी? है 1944 में, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, 1944 में एक सम्मेलन होता है, कौन सा? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इसी सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। कहां होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ये कंफ्यूजन मत करना कि ब्रिटेन वुड्स नाम दिया तो ब्रिटेन में होती होगी। ठीक है, नहीं तो समझ में आए कि ब्रिटेन नाम दिया तो ब्रिटेन वुड्स नाम दिया और यहाँ ऑप्शन में भी ब्रिटेन दे दिया तो हम यही मार देंगे। ठीक है, यहीं से ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघीय केंद्र शासित राज्य नहीं है? देखो,
ये नहीं है, नहीं काटना पड़ेगा भाई, है पूछेगा यहां से, है। ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है? चंडीगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु। इनमें से एक, चार ऑप्शन में से एक संघीय राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है, तो कौन है इसमें? चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, ये होगा। कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं सब। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार और ये सभी। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण और प्रगतिशील सरकार। और डी ऑप्शन में दिया ये सभी, तो कौन सा सही होगा? तो ये सभी होगा, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? लागू पूछ रहा है। आजाद कब होता है? तो 15 अगस्त 1947। और संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950, इसी दिन अपना देश कैसा गणतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना क्या दिया गया है दूसरी अनुसूची में, क्या 5वीं में, क्या 8वीं में, क्या 12वीं में? किस अनुसूची में? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं भारत संविधान में? तो संविधान में बेटा कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया था, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया था। और वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं? तो वर्तमान में भाषाएं बेटा 22 हैं। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में जब संविधान लागू किया गया था तब कितनी भाषाओं को रखा गया था? तो 14 भाषाओं को रखा गया था। तब 14 भाषाओं को रखा गया था, मगर वर्तमान में कुल कितनी इस समय भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, याद रखना। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी कुल मूल भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित देखो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, जिससे क्या ना हर एक विभाग यानी कि हर एक जो सूची होती है किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होती है। राज्य सूची में राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता है नियम कानून बनाने का। ठीक है, और केंद्र सूची में जो होगा या संघ सूची जिसे कहते हैं उसमें केंद्र सरकार का होता है। और उसके बाद देश के महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं, विषय होते हैं, वो संघ सूची में होते हैं। तो इसमें क्या दिया गया? प्रतिरक्षा, ठीक है, बैंकिंग और मुद्रा, और तीसरा चौथा दिया गया है पुलिस। बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित बेटा कौन सा है? तो याद रखना पुलिस है। ठीक, पुलिस राज्य सूची का सम देखो, प्रतिरक्षा, बैंकिंग और मुद्रा, ये सबके सब कौन है? संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा बेटा किस सूची का विषय है? शिक्षा, तो शिक्षा बेटा है समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का शिक्षा। ठीक, याद रखना। तो ये पुलिस यहां पर आंसर होगा राइट। अगला दिया गया है, रबी की फसलों के बोने का समय। रबी की फसलों के बोने का समय जून से जुलाई, अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से मई और अगस्त से अक्टूबर। रबी की फसल
जो जब सर्दियां जैसे स्टार्ट होती है तब बोई जाती हैं और गर्मियां जैसे ही स्टार्ट होंगी वहीं पर काटी जाएंगी। तो इस समय जो फसलें बोई जा रही हैं वो सब की सब कैसी हैं, रबी की फसलें हैं। तो ये क्या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं। ठीक, जैसे गेहूं हुआ, चना हुआ, राई हुआ, ये सब कैसी है, रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। तो लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कौन सा है ऊर्जा खनिज नहीं है। ठीक, क्या होगा, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि का आर्थिक क्षेत्रक बताइए। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक बताइएगा। क्या कृषि प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, क्या द्वितीयक क्षेत्रक में आता है, क्या तृतीयक क्षेत्रक में आता है, क्या चतुर्थ क्षेत्रक में आता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है, आर्थिक क्षेत्र होता है, वो सबका सब किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जैसे मछली पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, खेती करनी हुई, सारे सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इससे जो भी बन करके जाएगा, जैसे गन्ना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, गन्ना से अगर गुड़ बना दिया गया तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, और सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र में। सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में और सबसे ज्यादा पैसा तृतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है, दिया गया खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, एक होता है नवीनीकरण संसाधन, ऊर्जा संसाधन, और एक होता है अनवीनीकरण। ठीक है, जो संसाधन एक समय के हिसाब से यानी खत्म हो जाएंगे वो कैसे होते हैं, परंपरागत। और जो हमेशा चलते रहेंगे, नवीनीकरण होता रहेगा, वो कैसे होंगे, गैर परंपरागत संसाधन, ऊर्जा संसाधन होते हैं। तो इसमें कौन है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब कैसे गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है। आधारभूत खनिज कौन सा है, तो तांबा है क्या, लौह अयस्क है क्या, अभ्रक है क्या, सोना है। निम्नलिखित में से कौन आधारभूत खनिज है, तो बताइए कौन होगा, आधारभूत खनिज है लौह अयस्क। लौह अयस्क आधारभूत खनिज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में, कब होता है, रियो डी जेनेरियो में होता है ये, पृथ्वी मतलब ब्राजील के। तो 1992 में, 1992 में ये सम्मेलन होगा। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब होता है, 1992 में। ठीक है, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए किस वर्ष हुई थी। तो देखिए क्या दिया गया, 1981 है, 1991 है, 1993 है, 2001 है। तो आपको बता दें उस समय वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे। ठीक, तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, ठीक है, ये मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उस समय ये लागू किया गया। कब थे, 1991-92।
भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? 1991 और 92 में। एक खूबसूरत शेर है कि इस मोहब्बत की भीड़ में न जाने कितने बर्बाद हुए, कि इस मोहब्बत की भीड़ में न जाने कितने बर्बाद हुए, कुछ तो राख हुए और कुछ जिंदगी से साफ हुए, कुछ तो राख हुए और कुछ तो जिंदगी से साफ हुए। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया लोहा, तांबा, ये है बेटा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन उद्योग और चट्टाने। ये चार ऑप्शन में दिया गया है कि लोहा, तांबा, मत्स्य उद्योग और चट्टाने, ये कौन सा है? जैव संसाधनों में कौन आता है? जैव संसाधनों में कौन आता है? तो याद रखना, जैव होता है, एक अजैव संसाधन होता है। जैव संसाधन कृषि से संबंधित होता है, यानी कि जो है, तो ये कौन सा संसाधन है? तो यह है जैव संसाधन में आता है मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग जो होगा वो जैव संसाधन में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब होती है? 1969, 1970, 1979, 1967, कब होती है बताइए? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की। तो याद रखना, यहां से ऑप्शन आपका सही होगा 1969, ये वाला सही होगा। ठीक है, अगला दिया गया, किस देश का विकास आधारित होता है? किसी देश का विकास बेटा आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपरोक्त सभी? तो बताइएगा सभी क्या होता है? किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय पर होता है, औसत साक्षरता दर पर होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर होता है, उपरोक्त सभी। तो यहां पर ऑप्शन आपका सही जाएगा डी ऑप्शन। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय भी बहुत जरूरी होती है किसी देश का विकास के लिए, पढ़ा लिखा भी होना बहुत जरूरी होता है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी बहुत जरूरी होती है। स्वास्थ्य स्थिति, भाई बीमार हो तो कहाँ काम करोगे भाई? घंटा काम करोगे? कोई भी काम नहीं कर पाओगे, है? तो स्वास्थ्य स्थिति भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या दिया गया है? अगला दिया गया, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली का स्थापना की थी? निम्नलिखित नेताओं में किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली, यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों एक ही ने किया था? किसने किया था? तो गैरीबाल्डी, काफूर, मैजनी, बिस्मार्क, कौन है बताइए? बताइए फटाफट, कौन होगा? यहां से आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, मैजनी। यानी इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजनी को कहा जाता है। इटली का इटली का एकीकरण करण का जनक किसे कहा जाता है? मैजनी को, जोसेफ मैजनी। ठीक है, अल्लाह, राहुल गांधी की यहाँ ननिहाल है इटली में, ध्यान रखना। हाँ, ठीक। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1828 में बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? बारदोली सत्याग्रह 1828 में होता है, और इसका सफल क्या नाम है, नेतृत्व किसके द्वारा होता है? तो सफल नेतृत्व किसके द्वारा होता है? महात्मा गांधी दिया गया, जवाहरलाल नेहरू दिया गया, सुभाष चंद्र बोस दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया। तो किसने किया था? ठीक है, ये होगा 1928, 1928। ठीक, तो कौन होंगे बारदोली सत्याग्रह? यहीं पर सरदार की उपाधि मिलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा था। ठीक, अगला दिया गया है, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका बेटा एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? दिया गया 1947, 1948, 1945, 1946। बताइए, और कमेंट में बताइए भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ ये भी बताइए। श्रीलंका कब स्वतंत्र होता है? श्रीलंका बेटा स्वतंत्र होता है 1948 में। कब होता है?
1948 में श्रीलंका स्वतंत्र होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से एक कौन सी एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। शक्तियों का विभाजन, नगर पालिकाओं की सर्वोच्चता, शक्तियों का केंद्रीकरण, कठोर संविधान। बताइए कौन होगा। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बेटा शक्तियों का केंद्रीकरण अगर किया जाएगा तो व्यक्ति वो देश कैसा हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा, फिर किसी की नहीं चलेगी भाई, ये ध्यान रखना। कहते रहोगे ये काम होना वो काम होना, कुछ नहीं चलेगा। तो शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। 2023, 2024, 2022, 2021। बताइएगा फटाफट बताइएगा कब पारित किया गया महिला आरक्षण अधिनियम। तो ये किया गया 2023 में। 2023 में याद रखना, महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया गया 2023 में। अच्छा क्वेश्चन है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है कौन सा। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है। तो कौन राष्ट्रवाद की नींव तंबू लिए घूमता रहता है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। ठीक, कौन सी पार्टी ज्यादा इसका ये बातचीत करती है, संघर्ष करती है। ठीक है, हर जगह इसी का वो चलाती रहती है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग। ऐसे राष्ट्रवादी लोग तो सभी लोग होते हैं। तो कौन है, तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर काम करती है। ठीक है, जैसे बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम पे काम करती है। ठीक, अगला दिया गया है कि व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है। क्या राजतंत्र है, लोकतंत्र है, तानाशाही है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं भैया, है ऐसा कैसे होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या राजतंत्र होगा, राजतंत्र बिल्कुल नहीं होगा। राजतंत्र होगा तो तानाशाह होगा बेटा, और तानाशाह व्यक्ति होगा तो तानाशाह फिर क्या काम करेगा, है व्यक्ति की गरिमा आजादी रखेगा, स्वतंत्र रखेगा, कभी नहीं रखेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लोकतंत्र यानी व्यक्ति की गरिमा आजादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन है, लोकतंत्र। ठीक, अगला दिया गया साइमन कमीशन कब भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचता है, 1925 है, 1926 है, 1930, 1928। साइमन कमीशन का गठन बेटा 1927 में होता है। ठीक, साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। ठीक है, और इसका आना बंबई आता कब पहुंचता है, 1928 में। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, याद रखना। भारत पहुंचता कब, 1928 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब होती है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब होती है। 1927 है, 1928 है, 1920 है, 1921 है। बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा कब होती है। 1927, 28, 20, 21। इसकी स्थापना बेटा होती है 1927 में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब होती है, 1927 में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, तो अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवमयी क्रांति, रूस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी फ्रांस से प्रारंभ होती है। 1789 की जो क्रांति होती है, 1789 की जो क्रांति होती है कब होती है, 1789 की क्रांति कहां से होती है, फ्रांस से। तो फ्रांसीसी क्रांति, यहां से सबसे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति मिलती है आपको देखने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है। राजस्थान दिया गया, पंजाब दिया गया, महाराष्ट्र दिया गया, बिहार दिया गया। कहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है, बताइए जल्ला जल्ला जल्दी बताइए। 11 का क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा, बोलो।
हाँ, ये कुछ लड़के बैठे हैं पुलिया पे, बैठे बैठे पबजी फ्री फायर खेल रहे, इन्हें बुलाओ जल्दी फटाफट। है, क्लास चल रही है जबरदस्त। तो कौन सा होगा? लेटराइट मृदा बेटा याद रखना कहां पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में काली मृदा भी पाई जाती है, ठीक है, कपासी मृदा जिसे कहा जाता है। अगला दिया, भारतीय वन्य जीवन रक्षक अधिनियम कब लागू किया गया था? 1965, 1972, 1985, 1991। बताइए बताइए फटाफट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो याद रखना 1972। कब लागू किया गया था? 1972 में। कोई है कोई ऑप्शन? बी ऑप्शन में दिया गया बेटा। क्या दिया गया? बी ऑप्शन में दिया गया, 1972 में। 1972 में लागू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या दिया गया? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? वाह क्या बात है भैया, क्या बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? क्या ताप्ती नदी पर बना, क्या महानदी पर बना, क्या नर्मदा नदी पर बना, क्या कावेरी नदी पर? ये सरदार सरोवर गुजरात में बना, गुजरात राज्य में बना हुआ है, ठीक। सरदार सरोवर बांध कहां बना है? गुजरात राज्य में। नदी कौन सी है? ला, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? भ्रंश घाटी में दो बहने वाली नदियों का नाम क्या क्या है? एक का नाम है ताप्ती और एक का नाम है नर्मदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कौन सा खनिज बेटा धात्विक है? क्या अभ्रक है, क्या तांबा है, क्या पोटास है, क्या सल्फर है? बताइए। सल्फर। अभ्रक, तांबा, पोटास और सल्फर। बताइए कौन है धात्विक खनिज? जिसमें धातु पाई, जो इसमें धातु पाई जाती है वो धात्विक होता है, जो इसमें धातु नहीं पाई जाती है वो अधात्विक होता है। जिसमें धातु पाई जाएगी वो धात्विक होगा, जिसमें धातु नहीं पाई जाएगी। बताइए, अब तो पता चल जाएगा कौन सा धात्विक खनिज है। पूछ रहा है धात्विक खनिज है तो उसमें धातु पाई जाती है। तांबा, तांबा कैसी है? धातु पाई जाती है, ठीक। तो तांबा कैसा होगा? धात्विक खनिज, याद रखना। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? क्या प्राकृतिक गैस है, क्या सौर ऊर्जा है, क्या पवन ऊर्जा है, क्या आणविक ऊर्जा है? बताइए, 15 का आंसर दीजिए, 15 का आंसर दीजिए फटाफट। कौन है भैया? ठीक है, हाँ, इधर उधर मत देखो भाई, क्लास इधर चल रही है। कौन सा होगा? तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस। कौन है? तो प्राकृतिक गैस है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत। बाकी सब कैसे हैं? गैर परंपरागत। अगला देखो, अगला कौन सा क्वेश्चन दिया? यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया जाता? किस मापदंड का प्रयोग किया जाता? क्या शैक्षिक स्तर, क्या प्रति व्यक्ति आय, क्या स्वास्थ्य स्थिति, क्या ये सभी? बताइए बताइए फटाफट। यूएनडीपी पर मानव विकास सूचकांक ये किस मापदंडों पर क्या प्रयोग किया जाता है? देखो, शैक्षिक स्तर होता है, प्रति व्यक्ति आय भी होता है, स्वास्थ्य स्थिति भी होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कि कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ठीक। आइए समझिए, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक कृषि से संबंधित होता है, दूसरा क्षेत्रक औद्योगिक विनिर्माण से संबंधित होता है, तीसरा सेवा क्षेत्रक होता है, ठीक। जहां पर सेवाएं दी जाती है, परिवहन, बैंकिंग, ये सारी सेवाएं तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्रक, सबसे ज्यादा पैसा तृतीय क्षेत्रक, ठीक। तो कौन होगा? ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्य, टोकरी बनाना प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। बताइए, आप तो फंस गए बच्चा, कौन सा होगा? ठीक, हाँ, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन आएगा? ईंट बनाना, और दूसरा द्वितीय क्षेत्रक में आ गया विनिर्माण हो रहा, सूत काटना ये भी विनिर्माण हो रहा, टोकरी बनाना ये भी विनिर्माण हो रहा, मछली पालना ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्रक भी से कहा जाता है, ठीक, मत्स्य पालन। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिक के किस क्षेत्र के सर्वाधिक हिस्सेदार होते हैं? आर्थिक के किस क्षेत्र के सर्वाधिक हिस्सेदार होते हैं? क्या तृतीयक, क्या द्वितीय, प्राथमिक, क्या सूचना प्रौद्योगिकी, क्या द्वितीयक? बताइए। रोजगार में आर्थिक क्षेत्र, बताइए कौन सा क्वेश्चन है? 18 को बताइए फटाफट। अभी हमने बताया था, इसका आंसर भी दिया था, कौन सा होगा? रोजगार सबसे ज्यादा कौन देता? क्षेत्रक।
रोजगार देता है, याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और सबसे ज्यादा पैसा सेवा क्षेत्र से आता है। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, याद रखना। अगला देखो क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? दिया गया है 150, 190, 164, 160। बताइए, इसका बताइए कितनी है? देखो इसमें 166 सदस्य हैं, जिसमें नहीं दिया गया, 2024 का आंकड़ा है, 2024 का आंकड़ा है, 166 सदस्य हैं। ठीक, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं? औपचारिक स्रोत, एक औपचारिक स्रोत होता है जो बैंकों के द्वारा दिया जाता है, लीगल संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कागज आगज लगता है, जैसे लोन कराते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, है। और एक होता है जो रिश्तेदारों से या सगे संबंधियों से पैसा लेते हैं, ये अनौपचारिक ऋण होता है, स्रोतों से ऋण लिया जाता है। तो सहकारी समितियां, व्यवसायिक बैंक, साहूकार और ग्रामीण बैंक औपचारिक स्रोतों में नहीं शामिल। देखो ग्रामीण बैंक औपचारिक है, व्यवसायिक बैंक औपचारिक है, सहकारी समितियों से भी औपचारिक है, तो साहूकार से लेंगे हम, किसी धन्ना सेठ से लेंगे है, हाँ। तो उससे ये कैसा होगा? अनौपचारिक स्रोत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द फीडियंस ऑफ द थाउजेंड, 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? गैरीबाल्डी ने, काफूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने। बताइएगा इसका आंसर, फटाफट बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा, किसने किया था? बताओ। गैरीबाल्डी ने किया था। इटली का एकीकरण देखो, इटली के एकीकरण में 3 लोग शामिल थे, एक तो था जोसेफ मेजनी, दूसरा था गैरीबाल्डी, दूसरा था काउंट कापूर, ये 3 लोग थे। तो ये कौन था? हजारों का अभियान चलाया था, नेतृत्व किया था गैरीबाल्डी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1972 में पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच होता है? क्या महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच में होता है? क्या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में होता है? क्या जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में होता है? क्या महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है? ठीक है, कौन होता है? हम्म, हाँ, किसके बीच में होता है? ठीक है, अब देख लीजिएगा 1932 में 1932 में जो पूना पैक्ट होता है वो किन 2 नेताओं के बीच में होता है? तो 1932 में होता है, 1932 में होता है पूना पैक्ट। यरबदा जेल में महात्मा गांधी अनशन में बैठे होते हैं, तो वहां पर होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है पूना पैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, बेल्जियम की बात कर रहा है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार, क्षेत्रीय सरकार। बताइए कौन से नाम से जाना जाता है जो बेल्जियम में सरकार तीसरे स्तर की चलती है? जैसे अपने ग्राम स्थानीय सरकार बोला जाता है, अपने यहाँ स्थानीय सरकार बोला जाता है, वहां पर स्थानीय सरकार नहीं बोला जाता। वहां किस सरकार के नाम से जाना जाता है? तो सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य होता है। क्या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य होता है? क्या व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य होता है? क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य होता है? बताइए संघात्मक शासन में, बताइए चौथे का आंसर दीजिए, क्या होगा संघात्मक शासन प्रणाली में? तो बेटा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या होगा? विभाजन होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या होगा? विभाजन। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो अगला दिया गया है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और
राज्य विधानसभा में महिलाओं के कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया? क्या 50, क्या 30, क्या 23, क्या 33? बताइएगा कितने परसेंट दिया गया? पहले ये कहां पे व्यवस्था होती थी? पहले स्थानीय सरकार में, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका में ये मिलता था। अब आरक्षण सभी को मिलता है। तो कितने परसेंट सीटें रिजर्व की गई? 33%। ठीक है, 33, 2023। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। तो दिया गया है नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी और ये सभी। बताइए कौन होते हैं सदस्य? प्रमुख राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन कौन होते? ये सब देखो, नेता तो होता ही है, सक्रिय सदस्य भी उसमें होते, अनुयायी भी होते, परम भक्त जिन्हें अंध भक्त कहा जाता है, ठीक है, और ये सभी भी, ठीक, ये भी होते हैं जो आंख बंद करके हर चीज पर विश्वास करते रहते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारा कान ले गया भैया कौआ, तो कान नहीं ढूंढेंगे, पहले कौआ के पीछे घूमेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के लोग होते हैं, वो अंधभक्त लोग होते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं? अनुयायी कहा जाता है। ठीक, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। तो ये तीसरा यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी। ठीक, ये सभी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है? क्या राजतंत्र है, क्या लोकतंत्र है, क्या तानाशाही है, क्या इनमें से कोई नहीं? कौन सी व्यवस्था है जो व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों की समानता से संबंधित है? राजतंत्र में तो ऐसा होता ही नहीं, तानाशाही में तो बिल्कुल नहीं। अगर राजतंत्र होगा तभी तानाशाही भी होगा। ठीक है, ना तुम हमारी सुनो ना हम तुम्हारी सुनो। ठीक, ना तुम मेरी बात मानो ना हम तुम्हारी बात मानो, सीधी सीधी बात। ठीक, क्या है? लोकतंत्र की, लोकतंत्र है व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों की समानता से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली है? किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली है? क्या पेरिस संधि है, क्या वियना की संधि है, क्या वर्साय की संधि है, क्या कुस्तुनतुनिया की संधि है? ये अच्छा नाम है, देखो कौन सी संधि है? क्या है? कुस्तुनतुनिया की संधि। ये मिली यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की रूप में मान्यता मिलती है। ठीक है, भारत माता की विख्यात भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया? जो आपको भारत माता यानी कि भारत देश में एक छवि दिखाई देती है भारत माता की, वो जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी है, अवनींद्र नाथ टैगोर हैं और राजा रवि वर्मा। क्या बात है, राजा रवि वर्मा। ठीक, क्या होगा? भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया? तो ये होगा अविंद्रनाथ टैगोर। कौन होंगे? अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, स्वीकृति मिली? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 से प्रारंभ होता है और 1922 तक चलता है। ठीक, 1920 से प्रारंभ होगा और 1922 तक चलेगा, यानी 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, हत्याकांड जिसे कहा जाता है। 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है आंदोलनकारियों के द्वारा। इसी से आहत होकर के महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी अगर और थोड़े दिन और जेल लेते तो समझ लो कि ये हो जाता क्या, वहीं पर 1920 में ही आर पार की लड़ाई के मूड में सभी लोग थे, क्योंकि सभी लोग कूद पड़े थे असहयोग आंदोलन में। कोई भी सरकार की ब्रिटिश का साथ नहीं दे रहा, मगर वो महात्मा गांधी असहयोग यानी कि हिंसक के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। क्या थे? कराची अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। बताइए 1920 में होता है, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा? तो ये होगा डी ऑप्शन, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की थी, असहयोग आंदोलन चला सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया, लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब होती है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? 1971, 1973, 1985 और 1911। प्रोजेक्ट टाइगर जिसे कहा जाता है कैलाश सांगला के द्वारा है, टाइगरों को बचाने की मुहिम चलाई गई थी। इसी वजह से कैलाश सांगला को
क्या कहा जाता है? टाइगर मैन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है, याद रखना। टाइगर मैन, टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला, ठीक है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। और ये कब चला था? 1973 में। और पहला टाइगर रिजर्व कौन बना था? जिम कॉर्बेट रिजर्व पार्क, जो उत्तराखंड में है, और रणथंभौर। अगला देखिएगा, टेहरी बांध किस नदी पर बना है भैया? है तुम्हारे पास कोई नदी यदि? देखो टेहरी बांध किस नदी पर बना? नर्मदा नदी, भागीरथी, कोसी, कृष्णा। टेहरी बांध किस नदी पर बना बताइए? ठीक, नर्मदा नदी कहाँ की है भाई? दक्षिण प्रायद्वीप भारत की नदी है। कोसी नदी, कृष्णा नदी, कौन सी नदी बची? भागीरथी। उत्तराखंड में टेहरी बांध बना है, ठीक है, उत्तराखंड में टेहरी बांध बना है, ठीक, देवोभूमि। अगला देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? मोटे अनाज के अंतर्गत बहुत मोटे मोटे अनाज है भैया। देखो कौन सी है फसल? क्या जौ है, गेहूं है, बाजरा है, चावल है? मोटे अनाज की फसल कौन सी है बताइए जल्दी, बताइए मोटे अनाज की कौन सी है? मोटे अनाज में प्रोटीन खूब होता है भैया। तो कौन सी फसल है मोटे अनाज की? बाजरा। बाजरा मोटे अनाज। इस समय सर्दी चल रही, बाजरा के पुआ बनवाओ, बढ़िया से खाओ, ठीक है, पुआ बनवाओ, बाजरा की रोटी खाओ, चना का साग बढ़िया से खाओ, बढ़िया। तो बाजरा, निम्नलिखित में से मोटे अनाज की फसल कौन है? तो बाजरा है, ठीक। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? देखो अधात्विक खनिज कौन, जिसमें धातु नहीं पाई जाती, वो अधात्विक खनिज होता है। जैसे अभ्रक, लौह अयस्क, सोना, बॉक्साइट। बताइए, अधात्विक खनिज है, बताइए 14 का, बताइए 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 बताइए, क्या है? अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक सबसे ज्यादा भारत सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश अल्लाह? आंध्र प्रदेश, याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे देखना, कितना लाजवाब क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत है, क्या कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन है, प्राकृतिक गैस? गैर परंपरागत ऊर्जा, ठीक, जो कभी नहीं समाप्त हो सकती। परंपरागत जो समाप्त हो सकती है, और गैर परंपरागत जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, वो क्या कहलाती है? गैर परंपरागत, ठीक। जिनका नवीनीकरण हो सकता है वो गैर परंपरागत आएगा, जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है वो परंपरागत में आते हैं। तो देखो, कोयला खत्म हो सकता है तो परंपरागत, पेट्रोलियम खत्म हो सकता है परंपरागत, प्राकृतिक गैस खत्म हो सकती है परंपरागत, मगर पवन ऊर्जा जब तक सृष्टि है, पवन हवाएं चलेंगी तो पवन ऊर्जा रहेगी, ठीक है, इसका नवीनीकरण होता है। तो याद रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया, निम्नलिखित में से किस कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जैसे कुम्हार, जैसे शिक्षक, जैसे कृषक, जैसे मछुआरा। बताइए किसके अंतर्गत आता है, बताइए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता? शिक्षक तो बेटा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, मछुआरा मछली पकड़ने वाला प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, बचा कौन? बचा बेटा चक्री चलाने वाला कुम्हार। तो कौन होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा, कुम्हार, ठीक है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नता पर स्तर पर था? क्या बांग्लादेश था, क्या श्रीलंका था, क्या भारत था, क्या नेपाल था? बताइए इनमें से, बताइए कौन था निम्न स्तर पर, कौन सा होगा? तो यही होगा भैया, नेपाल। कौन होगा? नेपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस स्लाइड में आ गया, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? भैया शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश है, क्या केरल है, क्या हरियाणा? बताइए, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, ठीक। हाँ, तभी कुपोषण की शिकारी सबसे ज्यादा मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रोटीन दालें सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार कहाँ मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस कहाँ मिलेगी? तो फिर
मध्य प्रदेश में। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है? क्या चनी ये इसके तो धनी वर्ग होगा, धनी वर्ग, कुशल वर्ग, शिक्षित वर्ग, श्रमिक वर्ग, ठीक है, कौन होगा 19 का? तो ये पड़ेगा श्रमिक, श्रमिक वर्ग का, ठीक, इसको विपरीत पड़ा। अगला क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? अल्लाह ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया आरटीआई। भाई किसी के भी जानकारी लेखा जोखा मांग सकते हो कि तुम कब से नौकरी कर रहे हो, कब से क्या कर रहे हो, कितना पैसा तुम कमाओ, कितना कहाँ तुम्हारी जमीन कहाँ है, लेखपाल प्रधान, किसी की भी आरटीआई डाल के आप जानकारी ले सकते, कितना तुम्हारा तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है, ग्राम प्रधान का, सेक्रेटरी, इनकी सबकी डिटेल पूरी ले सकते हो। आरटीआई सूचना का अधिकार, ठीक है, कोई भी आदमी सूचना का अधिकार ले सकता है। तो कब लागू किया गया? 1991, 2001, 2005, 1998, बताओ जल्दी 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 बताओ, कब लागू किया गया आरटीआई? कब लागू किया गया? तो 2005 में, 2005 में। लल्ला याद रखना, ये काम आएगा, बहुत बार पूछा गया है, 69,000 वाली वैकेंसी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? नेपोलियन का संबंध किस देश से है? पहला दिया गया है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? किस देश से है, याद रखना, किस देश से है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध, याद रखोगे? तो ये है फ्रांस से, फ्रांस से नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 में, और फिर संधि हुई थी। अगला दिया, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है? जोसेफ गैरिबाल्डी, ऑटोमन बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। किसने किया था इटली का एकीकरण? इटली का एकीकरण का जनक अगर कहोगे तो जोसेफ मेज़नी है, और एकीकरण में सहयोग किसने किया था? तो गैरिबाल्डी भी था और काउंट काबूर भी था, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, बहुत बार पूछा गया, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बेटा कौन है? तो सरदार पटेल है क्या, बाल गंगाधर तिलक है क्या, महात्मा गांधी है क्या, सुभाष चंद्र बोस है? तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती। ऑप्शन में दिया गया है वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। कहां पर है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, कहां पे है? तो याद रखना न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उठा के देखो लल्ला, कितनी बार पूछा गया, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। ऐसे 1872, 1875, 1878, 1880, बताइए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? भारतीय भाव से भारतीय मीडिया को बंद किया गया था, ठीक है। अगर देश विरोधी कोई भी गतिविधि, समय भारत की मीडिया की भी हालत बड़ी खराब है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भारत की मीडिया को अब इस समय क्या नाम दिया जा रहा है, ठीक। हाँ देखो यहाँ से पता चल गया है, गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक। हाँ, चाटुकारिता उतनी ही की जाती है जितनी आगे समस्या ना क्रिएट हो। भाई चाटुकारिता की भी हद होती है, ठीक। चमचागिरी की भी हद होती है, चमचा जिसमें रहेगा उसी बर्तन को खाली करता है, ध्यान रखना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? क्या इटली है, क्या इंग्लैंड है, क्या फ्रांस है, क्या जर्मनी है? बताइए, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक। तो याद रखना
कौन सा क्वेश्चन है? 6। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। संसदीय शासन व्यवस्था को अपने यहाँ भी कॉपी यहीं से किया गया। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? एक कितना बहुआ सा क्वेश्चन लल्ला है। भारत में मताधिकार का आयु क्या है? मत डालने का है, तभी कहते हैं देखो मत डालने की आयु 18 वर्ष। अल्लाह तुम्हारा ब्याह हुए कि विवाह की आयु कितनी है? हाँ, विवाह की आयु कितनी है? 21 वर्ष। इसका मतलब देश संभालने की तुम्हारी क्षमता हो गई, मगर वाइफ संभालने की क्षमता नहीं हुई है। क्या हुई? तो मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ क्या है? समाज में स्त्री पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नताएं, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानताएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है? बताइए, क्या अर्थ है? बताइए। हाँ हाँ, क्या होता है? क्या अर्थ होता है लैंगिक? हाँ, ये नहीं कि तुम लड़का हो हम लड़की हैं तो इसके कम वो, इससे मतलब भेदभाव किस तरीके से किया जाता है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, तुम फलाने स्कूल में नहीं जाए, तुम यो काम नहीं करे हो, तुम यो काम नहीं करे हो, तुम लड़की हो तुम शाम को नहीं करे हो बाहर, तुम लड़का हो तुम पूरे दिन चाहे कहाँ घूमो, दारू पी के चाहे कहाँ मस्ती करो, है। इस तरीके से भेदभाव किया जाता है। बहुत सारी चीजें, तुम बस इंटर ही कर लो, हाँ लड़का है तो उसको हाँ विदेश पढ़ने के लिए भेज दो, लड़की है तो कहने के बाद इंटर कर ली, बहुत 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 ठीक। तो ये सारी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होता है? ए ऑप्शन सही। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिकाएं रहती। ठीक, अगला, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन है? सभी जानते होंगे। बीएसपी के संस्थापक कौन है? तो बीएसपी के संस्थापक पूछ रहा है। इस समय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो तो मायावती हैं, कांसीराम जी हैं, साहू जी महाराज हैं, मुलायम सिंह यादव तो सपा पार्टी के हैं। कौन है? कांसीराम। ए ऑप्शन सही, कांसी राम। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? क्या जनता है, क्या संसद है, क्या प्रधानमंत्री है, क्या राष्ट्रपति है? बताइए, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन सा है? शक्ति लोकतंत्र में है किसके पास में? और लोग अपनी शक्ति का पता ही नहीं चलता। जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का पता ही नहीं था, फिर उन्हें याद दिलाया गया था, ऐसे ही भारत में जनता को शक्ति का पता ही नहीं है। नेताओं के पीछे पीछे घूम रहे, अगर रैली में कहीं कोई आया सभी इकट्ठे हो जा रहे हैं, अपनी बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए दम निकल रहे, नहीं बात कर पाते हैं। हाँ, संविधान में दिया गया, लोकतंत्र में दिया गया है, शक्ति का स्रोत जो है सर्वशक्तिमान कौन है? जनता है। और जनता को ही नेता लोग को समझते नहीं, जनता को नेता लोग उल्लू समझते हैं, हाथों की कठपुतली समझते हैं। तो जनता लोकतंत्र की शक्ति का क्या है? स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? क्या पंजाब में? यही सीढ़ीदार खेती जिसे कहा जाता है। हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है सोपानी खेती, यह ध्यान रखना। पहाड़ी क्षेत्रों में सोपानी कृषि की जाती है। तो कौन है पहाड़ी क्षेत्र यहाँ में? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज कौन है? तो तांबा है, लौह अयस्क है, अभ्रक है, सोना है। तो आधारभूत खनिज कौन सा? आधारभूत खनिज कौन सा है? आधारभूत खनिज लौह अयस्क है। याद रखना, लौह अयस्क के बिना औद्योगिक क्षेत्र में काम आगे करना, यानी कि भारत की रीढ़ औद्योगिक खनिज लौह अयस्क ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये याद रखना, न्यूयॉर्क है, क्या रियो डी जेनेरियो है, पेरिस है, नई दिल्ली है। कहां पर किया गया था? 1992 में किया गया था। 1992 में किया गया था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि भारतीय रेलों में कितने प्रखंडों की संख्या दी गई है? भारतीय रेलों में प्रखंडों की संख्या कितनी है? दिया गया 16, 18, 20, 12। बताइए कितने हैं प्रखंडों की संख्या? एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करेंगे तो 17 है, वैसे क्या है 18। 17 दी नहीं गई, 18 दिया गया। ठीक, वैसे कितनी है? 17।
अगला दिया गया है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1992, 1986, 1990, 1995। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ठीक कब है? 1986 में। ये अच्छा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ठीक 1986 में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक सर्वोच्च है? मानव सूचकांक किस देश का सर्वोच्च है? इन देशों की बात कर रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। देखना मानव विकास सूचकांक इनमें से किसका सबसे अच्छा है? ठीक है, तो श्रीलंका का। ठीक, श्रीलंका का सबसे अच्छा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? तो 1991 में। 1991 में भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया मनमोहन सिंह की सरकार में की जाती है। अगला दिया गया, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार लिए जाते हैं तो कहो बैंकों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 का बताइए, 18 का कौन सा होगा बताइए, किसके द्वारा लिया जाए? स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो वहां के जो सदस्य होते हैं उस समूह के, उनके द्वारा लिए जाते हैं, याद रखें। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से, मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। बताइए, अच्छा आंसर क्वेश्चन है। अच्छा, कौन है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। बताइए, तो कौन होगा? प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा है भैया, मछुआरा, शिक्षक द्वितीयक, डाकिया द्वितीयक और तृतीयक और व्यापारी द्वितीयक। आगे देख, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो और विश्व बैंक। कौन सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? कौन सी संस्था? बताइए, 20 का बताइए, 20 का बताइए। हैं, व्यापार की बात करें, व्यापार से संबंधित कौन है बेटा? विश्व व्यापार संगठन, WTO, 1995 WTO। ठीक है, याद रख। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है। अगला दिया गया है कि निम्न में से वह कौन जिसने ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा? भाई इतने देश मिलकर के किसी पर अटैक करेंगे तो पराजय तो होगी वे। कौन कौन सा देश था? तो ब्रिटेन था, रूस था, देखो रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये लोगों ने मिलकर के किसे पराजित किया था? फ्रांस को। तो क्या दिया गया? ऑटोमन बिस्मार्क था, हिटलर था, नेपोलियन था, मेटरनिक था। मेटरनिक ने वियना की संधि की थी, इसकी अध्यक्षता की थी मेटरनिक ने। ठीक है, तो ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी से है, जर्मनी के एकीकरण से है। और हिटलर भी जर्मनी का है। उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट, वाटरलू का मैदान था, वाटरलू का मैदान में 1815 ईस्वी में नेपोलियन की बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ता है। और नेपोलियन जो कहां का था? फ्रांस का। नेपोलियन कहां का है? तो बेटा फ्रांस का है, फ्रांस का है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। यह कथन किसका है? ये किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपीय देशों में सर्दी जुकाम हो जाती है? ये कहा किसने? क्या मेटरनिक ने कहा, क्या बिस्मार्क ने कहा, क्या लुई फिलिप्स ने कहा, क्या नेपोलियन ने कहा? बताइएगा, किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप के देशों में क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाती। ये बेटा कहा है? मेटरनिक ने। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो होती है किस सम्मेलन से होती है? सम्मेलन कब होता है? 1944 में होता है। ठीक है, तो पहला दिया गया गुट निरपेक्ष सम्मेलन से,
वर्साई की संधि, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मेलन से? बताइएगा कौन से सम्मेलन से होती है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो होती है 1945 में होती है, मगर सम्मेलन उससे पहले बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है, ठीक है। फटाफट, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहां से फैली थी? ऑप्शन आपके पास में है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, भारत और रूस। फटाफट बताइएगा कौन सा होगा। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में जो फैली थी वो कहां से हुई थी? ठीक है, तो फिर अफ्रीका दिया गया है, दक्षिण अमेरिका दिया गया, भारत दिया गया, रूस दिया गया। ये बेटा क्या है बीमारी? ये मवेशियों की बीमारी है, मवेशी यानी जानवरों की बीमारी है, ठीक है, हम लोगों की बीमारी नहीं, जानवरों की। तो कौन सी है, कहां पर फैली? अफ्रीका में, अफ्रीका में बेटा फैली थी, ठीक है, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखो, स्पेनिंग जेनिंग मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के हेतु के लिए किया जाता है? स्पेनिंग जेनिंग मशीन का कार्य जो है किसके लिए किया जाता है? देखो दिया गया है कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, सुरंग का निर्माण करने के लिए, मिट्टी की खुदाई के लिए। चलो ये दोनों हम ही काट देते हैं, बताइए आप। कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए। एक और लोग काट दे रहे, 3। अब कौन सा बच्चा है? ए, ठीक है, ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है? गुलामगिरी किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव रामाजी अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फूले, मोतीलाल नेहरू। गुलामगिरी, बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए पुस्तक, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले की यह पुस्तक है गुलामगिरी। अगला देखो दिया गया है भारत के संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया? भाषा का उल्लेख किया गया किस? इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं बेटा? जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। दिया गया ऑप्शन में पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का जिक्र किया गया? भाषाओं का जिक्र किया गया बेटा, तो 8वीं अनुसूची। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया। अगला दिया गया भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या है? अमेरिका है, भारत है, रूस है, फ्रांस है। लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा देश का मारो भारत, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या है? भारत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? दिया गया है 1950, 2004, 2014, 1999, 2023। बताइए कब किया गया? यह महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस नाम से किया गया, 2023। अगला है बहुजन समाज पार्टी कैसी है? क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, अल्पसंख्यकों का दल है, महिलाओं की पार्टी है? बताइए बहुजन पार्टी कैसी पार्टी है? बताइए 10 का बताइए। बहुजन पार्टी ना राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन पार्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला दिया गया है आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? आर्थिक समृद्धि में कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय आय। बताइए इसका आंसर बताइए।
किसको शामिल किया जाता है? 11 का कौन सा होगा? तो प्रति व्यक्ति आय भी शामिल की जाती। अगला दिया गया है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? ऑनलाइन जो तुम लोग खाने पीने का सामान मंगाते हो, पिज्जा बर्गर, ठीक, समोसा चाट पकौड़े जो भी मंगाते हो, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र के व्यवसाय के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। बताइए 12वें का बताइए, 12 का दीजिए। हाँ, कौन सा होगा? तो लल्ला सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन अनौपचारिक साख का स्रोत है? अनौपचारिक साख का स्रोत है मित्र से लिया गया ऋण, व्यवसायिक बैंकों से लिया गया ऋण, सहकारी समितियों से लिया गया ऋण, क्रेडिट कार्ड द्वारा नगद निकासी। बताइए, अनौपचारिक ऋण जब हम रिश्तेदारों से, दोस्तों से, परिवार वालों से, किसी से पैसे जब उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसे कहा जाता है क्या? अनौपचारिक साख। क्या है? मित्रों से लिया गया ऋण। अगला दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है छोटे देशों को, बड़े देशों को, ये भी दोनों को, किसी को नहीं। बताइए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ किन्हें होता है? बताओ, छोटे देशों से होता है कि बड़े देशों से होता है? क्या ए और बी दोनों, या किसी को नहीं? किसको होता है? दोनों को होता भैया। छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो चाहे बीच वाले देश हो, सब देशों को मिलता है लाभ अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। अगला दिया गया, उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं, मानवाधिकार की रक्षा करती हैं, उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती हैं। उपभोक्ता अदालत क्या करती है? उपभोक्ता अदालत का काम क्या होता है? उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती, उपभोक्ता अधिकारों की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? क्या 40 है, क्या 30 है, क्या 27 है, क्या 16 है? बताइए, 16 का आंसर दीजिए। कितने परसेंट भूभाग है जो पर्वतीय है? याद रखना, 30% भूभाग कैसा है? पर्वतीय। 30% भूभाग पर्वतीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? एशियाई शेर, चीता, गैंडा, नीली भेड़। बताओ, कौन जो है इस समय विलुप्त की कगार पे, यानी कि अस्तित्व वर्ग में, भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में आता है? तो बेटा लल्ला, चीता, 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 चीता। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? मोटा अनाज कौन सा नहीं? अल्लाह, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर। बताइए, इनमें से कौन सा है मोटा नहीं है? मोटा अनाज में नहीं आता है, मोटा अनाज का उदाहरण नहीं है। तो कौन है बेटा? अरहर। कौन है? अरहर। अरहर मोटे अनाज में नहीं आता है। ठीक है, आगे आगे देखिएगा, सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा की प्राप्ति का यह तरीका कैसा है? परंपरागत है, क्या गैर परंपरागत है, क्या जुगाड़ू है, क्या इनमें से कोई नहीं? बताओ, सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका कैसा है? तो परंपरागत है, गैर परंपरागत है, या जुगाड़ू है, या इनमें से कोई नहीं है? बताओ। तो गैर परंपरागत, परंपरागत जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है वो परंपरागत होता है, जो प्रकृति के द्वारा नहीं दिया जाता, जिनका नवीनीकरण होता है, वो गैर परंपरागत होते हैं। ठीक है, तो कौन होगा? ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आएंगे, गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है, जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है। पहला दिया मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन, भाई ईंधन जलेगा तो क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा?
वायु प्रदूषण होगा, जीवाश्म जब ईंधन जलेगा तो वायु प्रदूषण होगा।